हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन किस पार्ट से है, किस चैप्टर से है, हमने वो देखा था। वैसे ही आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे वीडियोस का मेन मोटिव क्या रहेगा मैं और एक बार बता देती हूँ। दैट मुझे पता है टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से वीडियो देखा होगा उस टॉपिक के ऊपर। बट बहुत बार क्या होता है ना, हम रिवाइज नहीं करते, हमको समझ नहीं आता कि रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है मतलब आपका वो क्वेश्चन अभी आपको याद है। ठीक है, बट अगर नहीं बन रहा है मतलब आप वहाँ का जो टॉपिक है वो भूल चुके हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं जो भी टॉपिक बोल रही हूँ वो सब जाके घर में रिवाइज करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा होता रहेगा। और मैं ट्राई करूंगी कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो सेम चैप्टर्स के तो बहुत जल्दी मतलब रिपीट ना हो। ठीक है, मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि पहले सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो जाए, फिर हम रिपीट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। नहीं तो हमें क्या लगता है कि हमें याद है और बहुत दिन के बाद हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस करते रहोगे ना, अगर आप कहीं अटक रहे हो आप जाके उसको देख लोगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके माइंड में बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है। ओके, देखते हैं क्या लिखा है। विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको कहीं समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 का है। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट मतलब लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने नीट 2024 का ही क्वेश्चन लिया था। ठीक है, किस चैप्टर से है अगर मैं बात करूं तो ये है रिडॉक्स चैप्टर से। ओके, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है ये, ऑक्सीडेशन नंबर। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दैट विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, आपको पता है, वेट, आपको पता है, ये टेढ़ा क्यों हो जा रहा है। कि रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ओके, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमें इसमें देखना क्या होता है, रिडॉक्स होने का मतलब क्या होता है कि आपको अगर आप उस रिएक्शन को देखोगे तो आप क्या देखोगे कि आप वहां पर किसी दो एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा होगा, किसी एक का कम होगा और किसी एक का बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा। दो एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, और अगर मैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो उसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं, है ना। तो हमें पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे होंगे, है ना। तो मतलब किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा और किसी दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो हमें करना क्या है, हमें इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन हमें गिवन है, हमें हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है मतलब वहां पे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा। ठीक है, आपको पता है हमारे पास कुछ फिक्स और हम बोल सकते हैं कि कुछ परमानेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं जिनको यूज करके हम बाकी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसका
+1 होगा अगर वो किसके साथ होगा, नॉन मेटल के साथ। ओके, -1 होगा अगर वो मेटल के साथ रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो इसका क्या होता है, हमेशा -1 होता है। अगर आप दूसरे हेलोजेंस की बात करोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका क्या होने वाला है, इनका -1 to +7 कुछ भी वेरी कर सकता है। तो इनको हम जनरली निकालना पड़ता है हमको, ठीक है, बट मैक्सिमम केस में इनके -1 होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, इनके आपको उतने ज़्यादा मतलब यूजफुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, जितना आपको फ्लोरीन का मिलेगा वो हमेशा -1 दिखाता है। ठीक है, सेम अगर आप बात करो एल्कली मेटल्स का, आपको पता है कौन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, फिर क्या हो जाएगा, रुबीडियम, वेट, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट। ठीक है, इनका अगर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो इनका भी फिक्स होता है +1। सेम हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 2 है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो ये इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी फिक्स होता है, +2 होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, मैंने क्या कर दी मैं, हाँ, तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का तो क्या होगा, ऑक्सीजन का आपको 19% केसेस में क्या मिलेंगे, उसका -2 मिलने वाला है। ठीक है, अदर केसेस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल -1 होता है, -1/2 होता है, बहुत सारे अदर केसेस भी हैं, बट हम मैक्सिमम -2 देखने वाले हैं। 90% केस में क्या होता है, इसका -2 ही होता है। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं तो हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो H2 दोनों सेम एटम है, तो यहाँ पे तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, Cl2, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों सेम एटम है, तो कोई चेंज नहीं होने वाला, 0 होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आपको पता है ना ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में आता क्यों है, बिकॉज देखो अगर मैंने बोला A और B, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर होगा देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक है, दैट मीन्स इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर किसकी तरफ होंगे, ए की तरफ होंगे, है ना। और इसी के लिए इस पे क्या आता है, इस पे डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव आता है। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इसके पास -1 आ जाएगा और इसके पास +1 आ जाएगा। -1 क्यों आया, बिकॉज इन दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो ए का ही था, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बी से लिया है, इसीलिए इसका -1 आ गया, और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसीलिए यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, और यही जो चार्जेस होते हैं वही हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे देखो क्लोरीन और क्लोरीन है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, आई होप आपने अभी तक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है और होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है पढ़ लिया होगा। ठीक है, ओके, पढ़ लिया होगा। वेट तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, H2 में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 0 हो गया। बट अगर मैं HCl की बात करूँ तो हमें पता है कि Cl क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 में रहता है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा +1 और इस पर -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, हाइड्रोजन का इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और क्लोरीन का डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा आंसर तो मतलब ये तो हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टिक करते हैं। इसमें आता है, यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो,
अगर हम देखें तो आपको पता है क्लोरीन पे -1 होता है ना, ठीक है। तो -1 क्या हो जाएगा, -2। मतलब बेरियम, आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, मैग्नीशियम, बेरियम से बेरिलियम से स्टार्ट करता है, हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, टॉन्शियम, बेरियम, ठीक है, रेडियम, जो भी है। ये सब में क्या होता है, इन पे चार्ज होता है +2। नेट मीन्स यहाँ पर भी ये क्या होगा, +2, और क्लोरीन पे क्या होगा, -1, ठीक है। देखो ओवरऑल तो इन पे -2 चार्ज बना रहे हैं, बट एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम हमेशा एक एटम को देखते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम को देखें तो इस पे क्या होगा, +1। अगर अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इंडिविजुअली भी हर एक एटम का निकाल सकते हो, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इंडिविजुअली भी हर एक एटम का निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये जब ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, 2Na प्लस SO4 2-, ठीक है। तो इस पूरे SO4 पे क्या होगा, 2- का चार्ज होगा। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी SO4 होल है ना, मतलब पूरा का पूरा एक ही साथ है ना, ये जो ग्रुप है वो ब्रेक तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी ये 2- में ही रहेगा, ठीक है। तो बेरियम भी यहाँ पे 2+ में ही रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन -1 में रहेगा, और सोडियम भी +1 में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोडियम +1 में था इनिशियली, फाइनली भी वो +1 में ही है। क्लोरीन -1, बेरियम +2 और SO4 2- पूरा का पूरा वैसा ही SO4 2- जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा ये रिएक्शन जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। हम चाहो तो आप फर्दर भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो जिंक ने कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं किया है, तो इस पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, 0 आ जाएगा। अगर अगेन यहाँ पे देखें तो SO4 2- होगा और कॉपर +2 होगा, है ना। सेम यहाँ पे देखो जिंक +2 हो जाएगा और यहाँ पे SO4 2- हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर पहले +2 में था वो 0 में चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे आयोडीन किस में है, 0 में, है ना। यहाँ पे देखो क्लोरीन किस में है, +5 में है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ से आयोडीन ने क्लोरीन की जगह ले ली, मतलब वो +5 में चला गया, और खुद कहाँ आ गया, क्लोरीन को कहाँ भेज दिया, 0 में, ठीक है। मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन, और आयोडीन का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो हमारा कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम दूसरे रिएक्शन पे चले, दूसरे क्वेश्चन पे चले, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ठीक है। अगेन ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो ये भी 2024 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पर्सनली अगर आप ओपिनियन पूछोगे ना, तो मुझे लगता है कि 2024 नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसीलिए पहले मैंने इस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो 2024 नीट का क्वेश्चन है ये। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले तो आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होने के लिए आपको नोमेनक्लेचर जो होता है ना, वो चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे पास 2 टाइप के अट्रैक्शन होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो होते हैं वही हमारे केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं, और वीक अट्रैक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक होता है वो जनरली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है हमें पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये 2 टाइप का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर
और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो मेरे पास एक है कोई कंपाउंड है ए बी और एच, या फिर काम करो यहाँ पे आप चाहो तो वेट, इसको ना हम लोग एच को एच ही रखते हैं। ठीक है, बी को हम या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन या तो नाइट्रोजन बना लेते हैं। ठीक है, समझो मेरे पास ये एक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन और ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये एक दूसरे से बहुत दूर है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में इन दोनों की बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल में जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी में आपका हाइड्रोजन इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत दूर है, एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल मॉलिक्यूल में तो फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट किसी दूसरे कंपाउंड, मतलब सेम हो सकता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो सेम है बट ये एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच में हमारे पास बॉन्डिंग होगी। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब इंट्रा क्या होता है, इंट्रा में समझो हमारे एक ही मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एटम है वो बहुत आसपास है एक दूसरे के, सो दैट वो आपस में ही बॉन्ड बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया, इंटर में क्या होता है, इंट्रा में क्या होता है। अगर आपको नहीं अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इंट्रा में क्या होता है। समझो इंट्रा में आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटर। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इंट्रा की बात करूँ तो समझो यहाँ पे आपने खुद अपना हाथ पकड़ा हुआ ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में वो बॉन्डिंग हो रही है, उसको अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल की भी नीड नहीं है, वो खुद में सफिशिएंट है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्लोज अप्रोक्सीमेशन में है और कहाँ नहीं। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेटा नाइट्रोफिनॉल। ओके, फिनॉल का मतलब आपको पता है क्या होता है, बेंजीन, यहाँ पर OH। ठीक है, अब मेटा में क्या है, नाइट्रो ग्रुप है तो NO2 यहाँ पे लग गया। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप है तो ये क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन होता है, ये क्या होता है, मेटा होता है, और ये क्या होता है, पैरा होता है। तो हमें मेटा नाइट्रोफिनॉल बोला गया है। ठीक है, HF की बात करें तो H यहाँ है, F यहाँ पर है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहाँ पे भी फिनॉल पहले आप ड्रॉ करोगे, ये हो गया हमारा फिनॉल, और यहाँ ऑर्थो पे क्या है, NO2 ग्रुप है। ओके, अगर हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, ये क्वेश्चन ना नॉर्मली नाइट्रोफिनॉल पे ही बनता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आप खुद ही देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो O के साथ जो H है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ H। ठीक है, तो ये क्लोज अप्रोक्सीमेशन में है इस O के साथ। अगर मैं NO2 को भी ओपन कर दूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O
O माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो इजीली फॉर्म हो सकता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिकॉज ये क्लोज है, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे है बस, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये भी एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। यहाँ पर ये आपस में कितने हैं, 120 डिग्री के एंगल पे है, ये तो अगेन 180 डिग्री के एंगल पे है। तो क्लोज अप्रोक्सीमेशन में पास पास कौन है, वो है मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम 2 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स मिले हैं रिवाइज करने के लिए, एक रिडॉक्स, एक है आपका नोमेनक्लेचर और एक है आपका केमिकल बॉन्डिंग। आई होप आप इन तीनों को रिवाइज करोगे, ठीक है। हम लंबा नहीं करते, बहुत ज़्यादा लंबा करके कोई फायदा नहीं है, आपको चैप्टर आस्ते आस्ते करके रिवाइज करने हैं, ठीक है, सो दैट आपका रिविजन होता रहे, एग्जाम तक आपको वो चैप्टर बहुत बार रिवाइज हो चुके हो, ठीक है। आपको केमिस्ट्री को ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आप 1.5 से 2 घंटे भी दोगे ना इसके अकॉर्डिंग, तो आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, एंड इट और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैं बस यही होप कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट आप अच्छा खासा अपना नीट दे सको एग्जाम, ठीक है। उसके लिए अभी से प्रिपेयर करो, ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो अब मस्ती और जितने भी मज़े हैं वो बाद में करना, ठीक है। अभी के लिए आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो थैंक यू।